हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने विलियन के जो विलियन है वो आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है? पहली बात तो विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? यानी विलियन के वे गुण, विलियन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या, विलियन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय की प्रकृति पर नहीं। यानी विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? विलियन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उन गुण को हम कहते हैं विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। विलियन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो कणों की संख्या या उसकी मात्रा पर निर्भर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विलय के अणुसंख्यक गुणधर्म जो हैं, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? विलय के कणों की संख्या के, या मैं कहूं उसकी मात्रा की, अपॉन विलय के अणुभार। इस अणुभार को ही मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अणुसंख्यक गुणधर्म और विलय के कणों की संख्या में क्या रिलेशनशिप होता है, तो आप कहोगे कि विलियन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो विलय की कणों की संख्या पर यानी उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं और विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या हैं ये मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते कितने टाइप्स के हैं। यानी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म यानी विलियन चैप्टर के अंदर हम अब क्या क्या पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड जो हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड जो हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। और फोर्थ जो हम पढ़ेंगे प्रासन दाब। यानी कोलगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो 4 टाइप्स की होती है। लॉवरिंग वेपर प्रेशर, इवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस प्रेशर। ये 4 टाइप्स के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। क्लियर? तो ये एक आउटलाइन बनी कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या हैं
अणु संख्या गुणधर्म किसके समानुपाती होते हैं, किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। और इसमें सबसे पहले हम आज जो पढ़ रहे हैं इस वीडियो में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की। फर्स्ट, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने राउल्ट के लॉ पढ़े। एक तो वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल का नियम, और एक हमने पढ़ा था अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल का नियम। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ रहे हैं। क्लियर है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? यह होता है कि जब किसी भी अवाष्पशील विलय को किसी शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, और ये जो कमी होती है इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। क्लियर है। तो देखो क्या लिखा मैंने, जब किसी अवाष्पशील विलय को, अवाष्पशील विलय का मतलब है जो विलय है उसकी प्रकृति आपकी कैसी होनी चाहिए, सॉलिड। जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। और वाष्प दाब में हुई यह कमी वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। क्लियर है। यदि मैं विलयन का वाष्प दाब पीएस मान लेता तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो केवल और केवल शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पर ही निर्भर करेगा, यानी उसके बराबर ही होगा। और हमने राउल्ट के लॉ में पढ़ा है क्योंकि पी ए इज इक्वल टू होता है पी नोट ए डॉट एक्स ए। क्लियर है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए डॉट एक्स ए। अब मैंने यहां पे पी बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि पी बी जो है वो विलय का वाष्प दाब है, और विलय कैसा है, अवाष्पशील है, तो उसका वाष्प दाब उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, नगण्य हो जाएगा। तो उसको मैंने पी बी बराबर 0 कर दिया, इसलिए पी एस इज इक्वल टू किसके आ गया, पी के। अच्छा, वी नो दैट सॉल्यूशंस के अंदर एक्स ए प्लस एक्स बी यानी कुल मोल भिन्न का योग 1 होता है। तो मैं एक्स ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी। क्लियर है। इस 1 माइनस एक्स बी ये किसके इक्वल है, एक्स ए के। तो मैं इस क्वेश्चन फर्स्ट में इसको पुट अप कर देता हूं। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए, और एक्स ए की इक्वल ये रख रहा हूं, ये 1 माइनस एक्स बी। क्लियर। तो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए डॉट एक्स बी। क्लियर है। यहां से मैं लिख सकता हूं पी नॉट ए डॉट एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस, और एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया।
यहां जो XB है वो है विलय की मोल वेग। क्लियर है? पी नोट ए माइनस पी एस, इसको मैं लिख दूंगा डेल पी, और ये है वाष्प दाब में अवनमन। पी नोट ए क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। हमारे पास यही था। तो देखो वाष्प दाब में अवनमन क्या है? पी नॉट ए क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी एस किसका है? विलयन का वाष्प दाब। तो इसमें जो कमी हुई है, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, और ये जो कमी हुई है इसी को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। क्लियर है? जैसे मैं आपसे क्या एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक कंटेनर है, ये गिलास, इसमें मैंने वाटर भर दिया, और इसमें जो मैं विलय ले रहा हूं वो NaCl ले रहा हूं, नमक। अब आपको पता है नमक कैसा होता है? सॉलिड। अगर वाटर का वाष्प दाब या क्वथनांक की बात करूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप उसमें नमक डालोगे तो उसका क्वथनांक कम हो जाएगा, यानी उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इस कमी, कितनी कमी हो रही है? 10% की कमी हुई। तो ये जो 10% में जो कमी हुई है उसको हम क्या कह रहे हैं? वाष्प दाब में अवनमन। क्लियर है? ये यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक कई बार स्टेटमेंट पूछ लेता है कि पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए, इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब आपसे बात करें कि इक्वेशन, इसको मैं 2 दे देता हूं, तो इक्वेशन 2 से मैं ये कह सकता हूं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। क्लियर है? स्टेटमेंट कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है? मोल भिन्न के बराबर होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलय के अणुभार में संबंध। क्लियर है? तो देखो क्या पढ़ रहे हैं आप? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एवं विलय के अणुभार में संबंध, यह हेडिंग है। यानी अगर आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन दे रखा है और आपसे कोई पूछ ले विलय के अणुभार में संबंध बताइए क्या, तो हम ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं। मैं लिख सकता हूं यहां पे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं क्या जानते हैं? कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या था? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये अभी पढ़ा है अपन ने, और इसके क्या दे दी मैंने? फर्स्ट। अच्छा बताओ, एक्स बी क्या है? विलय की मोल वेग, और एक्स बी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और इसी को इक्वेशन 2 दे रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूं? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हाँ या ना? कहोगे सर हाँ। अब ध्यान देना, यहां जो एन बी है, ये एन बी तो है विलय के मोल, और एन ए जो है वो है विलायक के मोल। अब हम बात करते हैं विलयन के अंदर विलायक तनु है, यानी विलायक के मोल क्या होंगे? अधिक होंगे, तो मैं इसको नेगलेक्ट मान के छोड़ देता हूं। यानी विलयन में
एन ए इज ग्रेटर देन किससे, एन बी से। तो क्या लिख सकते हो, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, हाँ है ना। और वी नो दैट एन बी क्या है, विलय के मोल। तो एन मोल क्या होता है, उसकी ग्राम में मात्रा अपॉन उसका अणुभार। तो और एन ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, विलय विलाय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। क्लियर है, ये लिख सकता हूं। अब ध्यान देना, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में एन बी और एन ए का मान पुट अप कर दो। तो क्या लिख सकते हैं, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल एन बी ये है, तो क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू बी अपॉन एन बी। तो एन बी अपॉन एन ए क्या है ये, तो ये अपॉन में जाएगा तो क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। यहां से ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर। अब हमें यहां से क्या निकालना है, एम बी। तो एम बी जब हम निकालेंगे तो यहां से एम बी इज इक्वल टू बताओ क्या आएगा। तो एम बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम ए इंटू पी नोट ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी एस। ये और यही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन 4 आ गई। इक्वेशन 4 जो है वो हमें वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलय के अनुभार में संबंध को रिप्रेजेंट करती है। यहां जो डब्ल्यू बी है, एम बी जो है वो है विलय का अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान। डब्ल्यू बी क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा। डब्ल्यू ए क्या है, विलायक की ग्राम में मात्रा। एम ए क्या है, विलायक का अणुभार। पी नोट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। और अगर आपको पी नोट ए माइनस पी एस डायरेक्ट ही दे दे तो ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। क्या है भाई, वाष्प दाब में अवनमन। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल पी से। तो इक्वेशन 4 आपको ये बताएगी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एवं विलय के अनुभार में संबंध क्या है। और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल आएंगे बोर्ड में और थ्योरी भी पूछी जाती है। न्यूमेरिकल आपके 3 चैप्टर्स आएंगे, सॉल्यूशन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगति। ये 12th केमिस्ट्री के चैप्टर है और एक सॉलिड अवस्था और है। तो इन चारों चैप्टर्स आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे। अब हम क्या करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलय के अनुभार में संबंध क्या होता है। क्लियर है, ये रिलेशनशिप होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। बोर्ड का है, बुक का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्या है वो लिख देता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दे रखा है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दे रखा है 0.850 बार। 0.850 बार, ये इसका क्या है, यूनिट है दाब की बार। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है। इसमें
अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील 0.5 ग्राम, ये इसको ले लो। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय को 30 ग्राम बेंजीन में घोला गया, 30 ग्राम बेंजीन में घोला गया। अब घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, घोला गया तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। ठीक, विलय, तो विलय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है आपके पास। और दिया गया है बेंजीन जो है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान दे रखा है अभी, मोलर द्रव्यमान 78 ग्राम मोल इनवर्स, 78 ग्राम मोल इनवर्स, ये दे रखा है। ये क्वेश्चन है आपके पास, बोर्ड का है कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है। इसका मतलब देखो लाइन से पढ़ रहा हूं, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन, शुद्ध बेंजीन का मतलब ये विलायक हो गया, इसका वाष्प दाब कितना है, इतना है। इसमें क्या किया, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय को कितने ग्राम बेंजीन में घोला गया है, 30 ग्राम में, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है। अच्छा एक बात समझना, वाष्प दाब में अवनमन क्या था, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो देखो विलायक का वाष्प दाब इतना है तो विलयन का वाष्प दाब उससे कम होगा, तो यही तो क्या है, इन दोनों को अगर हम घटा दें कितना बच जाएगा, वो उसका वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब मैं आपसे पूछूं, इस क्वेश्चन में अपने पास ये फॉर्मूला है कि वाष्प दाब में अवनमन और विलय के अनुभार में संबंध क्या होगा, एमबी विलय का अनुभार हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन में है। शुद्ध बेंजीन यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दे रखा है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मतलब P नॉट A, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना दे रखा है 0.85 बार, ठीक दे रखा है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय यानी विलय की ग्राम में मात्रा दे रखी है 0.5 ग्राम दे दी भाई, उसको 30 ग्राम बेंजीन में घोला गया यानी 30 ग्राम बेंजीन विलायक की ग्राम में मात्रा 30 ग्राम घोल दिया। विलायक का अणुभार दे रखा बेंजीनी विलायक इसमें 78, ठीक है। पीएस विलयन का वाष्प दाब दे रखा कहीं है भी, विलयन का वाष्प दाब इतना है तो मैं लिख सकता हूं 0.845। अब इसको हमें सोल्व करना है, सिंपल सी बात है, एम बी हमें सोल्व करना है। तो देखो डाटा रखते जाओ, एम बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 0.5 अपॉन डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 30 ग्राम इंटू एम ए की वैल्यू कितनी है 78 इंटू पी नोट ए की वैल्यू कितनी है 0.850 अपॉन पी नोट ए कितना है 0.850 माइनस करेंगे पीएस कितना है 0.845, इसको सोल्व करना है तो एम बी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 0.5 अपॉन 30 इंटू 78 इंटू 0.850 अपॉन 0.850 में से 845 10 में से 5 गया तो 5 0 तो क्या आ गया 0.005, क्लियर। इसको हमें सोल्व करना है। अब इसको आप जो सोल्व करोगे
वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ये आंसर 170 के लगभग आएगा, 170 ग्राम आएगा। इसको आप सोल्व करो। अगर ये नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना कि सर ये क्वेश्चन आंसर नहीं आया। ये भाई मैथमेटिकल हो गया, यहां आपको सोल्व करना। मतलब जो केमिस्ट्री थी वो मैंने बता दी, यहां तक होता है। इसके बाद जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो आप सोल्व करोगे, तो ये इसका आंसर आएगा 170 ग्राम। वैसे अगर आप इसको काटोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी भाई। 3 ये 3 पॉइंट वाली 0 0 हट जाए, ये हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, इसका बटा 10 कर दो। अगर हम करें भी तो देखो 0.5 है ना, अपॉन 30 है, इंटू 78 इंटू 850 अपॉन 5 हो गया। इसको पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना ले आओ 10, 5 से 5 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 3 से इसको काट दो, 10 3 30, 3 2 6, 3 6 18। अच्छा तो ये बचा 26 बटा 10 इंटू 85, तो 26 इंटू 85 को मल्टीप्लाई करो और इसमें 10 का भाग दे दो। 6 5 30, 0 5 2 10 3 13, 8 8 8 6 48, 4 8 2 16 4 20, 0 8 3 11, 1 1 1 2, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। आप देखो इसका 170 आंसर आएगा। इसको सोल्व करो आप और फिर आंसर बताना मुझे क्या आ रहा है। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे जो 30 ग्राम है ना, इसको 39 ग्राम कर लो आप, 39 ग्राम। तो यहाँ पे जो अपना स्टेटमेंट होगा वो 39 हो जाएगा, 39 यहाँ पे आ जाएगा और 39 यहाँ आ जाएगा। अब देखो 170 आएगा, करो 0.5 इंटू 78 इंटू 850 अपॉन 5 अपॉन 39, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे आ गया 10। तो देखो 1 0 से 1 0, 5 से 5 कैंसिल, 13 13 13 3 39, 13 6 78, 3 1 3 3 2 6, 85 इंटू 2, 5 2 10, 1 8 2 16 1 17, 170 ग्राम आंसर। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 30 ग्राम 170 तब आएगा जब आपके पास ये 39 ग्राम बेंच। डाटा कुछ भी हो आपको सोल्व करना था, 30 लोगे तो इसका आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा।